So, good morning, everyone. Today, I am going to discuss about cultivation of Bengal gram. बंगाल ग्राम को हम ऐसे लोकल भाषा में चना भी कहते हैं। तो चना देखते हैं कि जो हमारे बिहार बोर्ड के सिलेबस है उसमें हमें कल्टीवेशन यानी कि चना की उपजाऊ के बारे में पढ़ने हैं, हम उसे कैसे उपजाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि इसका बोटनिकल डिस्पर्सन, जिसे हम लोग कह सकते हैं इंट्रोडक्शन। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टू टाइप्स के चने, एक रेड चना है, एक वाइट चना है। जो वाइट चना है उसको हम काबुली चना कहते हैं, और जो रेड चना होता है उसको हम देसी चना कहते हैं। तो इसका बॉटनिकल नेम होता है कैरियर एरिट्रमम। ये फैमिली फैबेसिया से बिलोंग करते हैं। और क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? डिप्लॉयड होता है, इसलिए 2n = 20, 2n = 16 होता है। एंड इसके ओरिजिन जो है ये कहाँ पे है? ईस्टर्न मेडिटेरियन एंड साउथ वेस्ट एशिया में होता है। ये जो है क्या कहते हैं, चना जो है क्या है? एक पल्स क्रॉप है। इससे आगे हम देखते हैं इसके बारे में जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हम देखेंगे कि ये किस किस इंडिया के किस किस पार्ट में ग्रो कर सकता है, किस किस पार्ट में उगा सकते हैं। जो यहाँ पे लिखा गया कि इन इंडिया 71 लाख हेक्टेयर लैंड इज यूज फॉर द कल्टीवेशन। जो इन इंडिया में क्या होता है कि 71 लाख हेक्टेयर लैंड का यूज करते हैं इसके ग्रो के लिए। जहाँ टोटल प्रोडक्शन कितने हैं? टोटल प्रोडक्शन है 57.5 लाख टन। और जो राजस्थान है, राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द बंगाल ग्राम। जो बंगाल ग्राम है जिसको हम चना कहते हैं, वो सबसे ज्यादा इन इंडिया में राजस्थान में होते हैं। और राजस्थान के अलावा एमपी, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब और हरियाणा में ग्रो होते हैं। अब इसकी सॉइल एंड क्लाइमेट, इसके लिए हम किस टाइप के सॉइल यूज कर सकते हैं और इसकी कैसी टेम्परेचर जरूरी होता है। तो इट कैन बी ग्रो ऑन वेरियस टाइप ऑफ सॉइल। ये क्या है कि डिफरेंट टाइप के सॉइल पे ग्रो कर सकता है। बट जो सैंडी लोमी टू क्ले लोम सॉइल इज मोर सुटेबल फॉर द ग्राम जर्मिनेशन और कल्टीवेशन। जो सैंडी लोमी सॉइल है और क्ले सॉइल है ये ज्यादा सुटेबल है, अच्छा बेनिफिट देता है जो ग्राम की जो हम खेती करेंगे उसके लिए। जिसके साथ हमें यह भी ध्यान में रखना है कि पीएच रेंज कितना होना चाहिए। तो इसका पीएच रेंज 5.5 से 7 इज आइडियल फॉर द सोइंग। एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर रिक्वायर्ड कितने होता है, यानी कि इसकी वृद्धि के लिए इसके जो पौध आएंगे जिसको हम फलियां कहते हैं, उसको आने के लिए, उसके जर्मिनेशन के लिए एक टेम्परेचर की जरूरी होती है। वो टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा कि हमारे जो चना के प्लांट्स है वो जल जाएंगे, जिससे क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे, और हम इससे कोई भी चना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक एवरेज अगर टेम्परेचर की बात करें तो वो 25 डिग्री सेल्सियस होते हैं। अब हम देखते हैं वैरायटी एंड सोइंग टाइम। जो हमारे हमने पहले ही बोला था कि चना जो है बेसिकली टू टाइप्स के है। एक देसी चना जिसको रेड चने भी कहते हैं, और काबुली चना जिसे व्हाइट चना भी कहते हैं। जो देसी चना है उसकी सोइंग टाइम कब है, उसको हम कब लगाएंगे तो अच्छी हमें पैदावार मिलेगी? 1 नवंबर से लास्ट ऑफ नवंबर तक लगा सकते हैं। इसकी अच्छी वैरायटी कौन कौन सी है? जीसीपी 105, जीसीपी 92, 3, पूसा 256, पूसा 362। और इसकी हार्वेस्टिंग यानी कि हम इसे कब उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, उस वो कब तक फसल तैयार होगा। तो इसको, इस फसल को तैयार होने में, जो देसी चना है उस फसल को तैयार होने में 120 130 से 150 दिन के समय लगते हैं। अब हम बात करते हैं काबुली चना के बारे में। जो काबुली चना है उसकी सोइंग देसी चना के मुकाबले पहले होती है। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसकी सोइंग हो जाती है, इसकी बुआई कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा वैरायटी कौन सा है? तो सुब्रा है, दूसरा है VG 1053, HK 94 एंड 134। इसकी हार्वेस्टिंग, इस ये जो हमारे क्रॉप्स है जो काबुली चना है, इसकी हार्वेस्टिंग ये कब तक तैयार होगा, कब तक हम उसकी कटाई कर सकते हैं? तो उसके तैयार होने में 135 से 150 दिन लगते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सीड रेट की। सीड रेट मतलब कि हमें कितने सीड की जरूरी होगी। तो
ये डिपेंड करता है कि अगर हम देसी चना उगा रहे हैं तो इसके लिए अलग सीड रेट है, और अगर हम काबुली चना उगा रहे हैं तो उसके लिए अलग सीड है रेट है। तो हम पहले बात करते हैं देसी चना की। जो देसी चना है उसको 75 से 80 केजी पर हेक्टेयर चाहिए होता है, 78 to 80 केजी पर हेक्टेयर। और जो काबुली चना है 100 केजी पर हेक्टेयर चाहिए होती है। अब अगर हम सीड रेट डिसाइड कर लिए तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि दो प्लांट्स के बीच हम दूरी कितना रखेंगे, दो रो जो बनाएंगे उसके बीच दूरी रखेंगे, तभी हमारा जो प्लांट्स है वो प्रॉपर ग्रो करेगा और प्रॉपर इसमें पॉड फिलिंग होगा। तो रो टू रो डिस्टेंस, जो एक रो से दूसरे रो की डिस्टेंस होगी वो 30 सेंटीमीटर होगी, और जो प्लांट टू प्लांट है वो मिनिमम 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं सीड ट्रीटमेंट की। अगर हम कोई भी सीड लेते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि जर्मिनेशन, जो पौधे की जो वृद्धि होगी, जो पौधे उगेंगे वो प्रॉपर उग सके। उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर द सीड ट्रीटमेंट वी यूज कैप्टान एंड थीरम एट द रेट ऑफ 2.5 ग्राम पर केजी ऑफ द सीड। जो भी हम देसी चना या काबुली चना ले रहे हैं उसे कप्तान और थीरम 2.5 ग्राम केमिकल लेंगे, और उसको 1 केजी चना में मिला के हम उसको सोक करवाएंगे। जिससे क्या होगा, हमारा सीड ट्रीट हो जाएगा। हम दूसरा केमिकल और यूज कर सकते हैं, वो कौन सा है, क्लोरोपायरीफोस। जो क्लोरोपायरीफोस केमिकल है वो हमें इंसेक्ट से भी बचाता है। जब हमारे प्लांट्स ग्रो करेंगे, जब हमारे प्लांट्स उगेंगे, तब कभी कभी क्या होता है कि इंसेक्ट उसको काट डालता है, जो कीट होता है उसको क्या करता है, काट देता है। उससे बचाने के लिए हमें क्या करना होगा कि सीड को पहले ट्रीटमेंट करना होगा, किसके साथ, क्लोरोपायरीफोस के साथ, जो यहाँ पे केमिकल लिखा गया है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। अगर हम कोई भी क्रॉप्स उगा रहे हैं तो हमें फर्टिलाइजर की जरूरी होती है, उर्वरक यानी कि खाद की जरूरी होती है, जिससे कि उस फसल की उपज अच्छी हो और उपज की दर में वृद्धि हो। उसके लिए हमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटासियम की जरूरी होता है। तो नाइट्रोजन कितने चाहिए होता है, 20 केजी, एंड फॉस्फोरस 40 to 50 केजी, एंड पोटास हमें ज्यादा जरूरी नहीं होता है, ये आवश्यकता के अनुसार हमें डालना होता है पर हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर में हम 1 क्विंटल डीएपी यूज कर सकते हैं। फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड बिफोर द सोइंग ड्यूरिंग द प्लोइंग टाइम। हम ये जो खाद है ये कब उपयोग करेंगे, कब अप्लाई करेंगे अपने फील्ड में, कब लगाएंगे, ये खाद हमें खेत की जुताई से पहले यूज करना चाहिए, जिससे कि वह सॉइल के साथ, जो मिट्टी है उसके साथ प्रॉपर मिल सके, और जिससे कि हम जब सीड बोएंगे तो उसमें हानि ज्यादा ना हो और प्रॉपर ग्रोथ मिल सके। उसके बाद हमें जरूरी होती है वीड मैनेजमेंट की। वीड मैनेजमेंट मतलब कि खरपतवार मैनेजमेंट। अगर हम किसी भी क्रॉप्स में खरपतवार नहीं मैनेज करेंगे तो क्या होगा कि जो भी क्रॉप्स ग्रो कर रहे होंगे वो प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि जो खरपतवार है वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा, और हमारे जो मेन क्रॉप है, जो हम इस फील्ड में चना लगाए हुए हैं, उसको क्या करेगा, वो ढक देगा, और जिससे क्या होगा कि हमारा फील्ड खराब हो जाएगा। इसीलिए हमें मिनिमम 2 टाइम्स की वीडिंग करनी चाहिए, 2 बार वीडिंग करनी चाहिए। फर्स्ट वीडिंग कब करनी चाहिए, जब हम सीड बोते हैं उससे 25 to 30 डेज बाद, और दूसरे वीडिंग कब करनी चाहिए, दूसरी वीडिंग 40 to 50 डे बाद हम कर सकते हैं। इसके बाद है इरिगेशन मैनेजमेंट। इरिगेशन मैनेजमेंट मतलब सिंचाई। ये कोई भी फील्ड हो उसे पानी की आवश्यकता होती है। हम पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसको फील्ड को क्या करेंगे, इरिगेट करेंगे। लेकिन जो हमें पता है कि जो ये क्रॉप्स है वो रबी सीजन की क्रॉप्स है, इसीलिए इसमें क्या होता है कि कम वाटर की जरूरी होता है। तो फर्स्ट इरिगेशन, अगर हमारे फील्ड में मॉइस्चर कम है, अगर हमारे फील्ड में मॉइस्चर कम है तब हम इरिगेट करेंगे। फर्स्ट इरिगेशन कब देंगे, हम सोइंग करने के 40 से 50 दिन के बीच में डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ हम उसके जो हमारे चना की क्रॉप्स है इसके साथ हम और क्रॉप्स भी उगा सकते हैं, जिसे हम मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। अब मिक्स क्रॉपिंग में कौन कौन से क्रॉप्स आएंगे, अगर ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन आता है कि विच क्रॉप्स
आर ग्रोन विथ मिक्स क्रॉपिंग विथ द ग्राम्स। तब हम लिख सकते हैं क्या, कोरिएंडर, मस्टर्ड, लिनसीड एंड व्हीट, ये सारे क्रॉप्स जो है वो मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं किसके साथ, चना के साथ। इसके बाद है इंसेक्ट्स एंड देयर मैनेजमेंट। जो इंसेक्ट्स है, जो हम देख सकते हैं कि हमारे फील्ड में मोस्टली इंसेक्ट्स क्या करते हैं, इसको हानि पहुंचा देते हैं। तो जो हमारे बिहार बोर्ड के सिलेबस है उसमें हमें एक इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ने हैं और एक डिजीज के बारे में पढ़ने हैं। तो हम सबसे पहले जो खतरनाक इंसेक्ट्स है, जो हानिकारक इंसेक्ट्स है, कीट है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसका नाम क्या है, ग्राम पॉड बोरर बोरर। नाम से ही पता चल रहा है कि ग्राम पॉड बोरर जो इंसेक्ट्स है वो क्या करेंगे, पॉड जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे जो पॉड इसमें लगा हुआ है, फलियां लगा हुआ है, उसमें क्या कर रहा है, होल कर दे रहा है, उसको हानि पहुंचा दे रहा है। तो ये जो ग्राम पॉड बोरर है इसकी साइंटिफिक नेम क्या है, हेलिकोबरापा अल्मीजेरा, ये इसकी साइंटिफिक नेम है। हमें ये याद रखना ही पड़ता है, जिससे कि क्या होगा कि हमारे जो एग्जामिनर होंगे वो अगर हम ये लिखते हैं तो हमारे एग्जामिनर जो देखेंगे तो कहेगा कि हाँ ये अच्छी तरह से इसके बारे में जानता है। और इसकी सिम्टम्स, अब इसके जो इंसेक्ट्स है उसके लक्षण क्या है, हम कैसे पता करेंगे कि ये ग्राम पॉड बॉर्डर नहीं किया है और इसका नाम ग्राम पॉड बॉर्डर ही होना चाहिए। जो ग्राम पॉड बॉर्डर है ये क्या कहता है, फीड फ्लावर ग्रेन्स एंड पॉड्स। जो ये ग्राम पॉड बॉर्डर है, जो ये बॉर्डर है, ये क्या कहते हैं, फ्लावर्स खा लेते हैं। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे ये लीफ खा रहे हैं, फ्लावर्स भी खाते हैं और पॉड को भी खाते हैं। इन द ग्रीन पॉड्स मेक द सर्कल होल एंड फीड द ग्रेन्स एंड मेक इम्पिटी। हमने पहले ही कहा था जो ये बोरर है ये क्या करते हैं, इस पे सर्कल होल कर देते हैं और जो अंदर के ग्रेन्स है, जो उसमें दाने होते हैं, उसको क्या करते हैं, खा लेते हैं और इसको होल क्या करते हैं, खाली छोड़ देते हैं। अब हम उसकी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसके कंट्रोल के लिए हमें क्या करना होगा, फिरोमोन ट्रैप का यूज करना होगा। जो फिरोमोन ट्रैप होता है ये येलो कलर के एक सीड्स होते हैं जो हम अपने फील्ड में लगा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि जितने भी बोरर होगा उसके और क्या करेगा, वो ट्रैप कर लेगा। वो कितना, 10 ट्रैप 1 हेक्टेयर में लगा सकते हैं। नीम ऑयल कितना, 12 लीटर, 12 पॉइंट यानी 12.5 लीटर 1 हेक्टेयर में हम स्प्रे कर सकते हैं। अगर हम केमिकल की बात करें तो कार्बाइल और क्लोरोफायरिफोस 4 ग्राम और 2 ग्राम पर लीटर वाटर में मिक्स करके हम अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, होगा कि हम इस इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिजीज का। जो हमने पहले ही बोला था कि एक डिजीज और एक इंसेक्ट्स पढ़ने, तो हमने इंसेक्ट्स में देखा है, अब डिजीज में देखते हैं। जो डिजीज है वो है क्या, फ्यूजिल विल्ट ऑफ ग्राम, ये डिजीज का नाम है। ये किस ऑर्गेनिज्म से कॉज करता है, जो ऑर्गेनिज्म से ये डिजीज कॉज करता है उस ऑर्गेनिज्म का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है वो क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है किसका, विल्ट ऑफ ग्राम का। इसको हम फ्यूजेरियम विल्ट भी कहते हैं इस डिजीज का। इसकी सिम्टम्स क्या है, हम कैसे पता करेंगे कि ये डिजीज है। अगर इस डिजीज में क्या होता है कि सीडलिंग्स आर वेलोइंग एंड ड्राइंग ऑफ लीव्स, हम देख सकते हैं कि कैसे ये प्लांट्स वेलो हो गया है और उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे लीव्स ड्राई कर गए हैं। और यहाँ पे लिखा है कि डार्क ब्राउन एंड डार्क डिस्कलरेशन ऑफ द इंटरनल स्टेम टिश्यू इज विजुअल। हम इसमें बोला गया है कि डार्क ब्राउन और डार्क डिस्कलर क्या होता है, जो इसके टिश्यू है वो क्या होता है, दिखने लगते हैं। जो इसके तना है वो क्या होता है, स्टेम जो है क्या होता है कि डार्क ब्राउन डिस्कलर हो जाता है, ब्राउनिश कलर में हो जाता है, भूरे कलर में। हम देख सकते हैं कि जहाँ यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे प्लांट्स हमारे सूख रहे हैं। इसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसका मैनेजमेंट करने के लिए है क्या, कि हम फील्ड की जो प्लोइंग है, फील्ड की जो जुताई है वो डीपली करेंगे। और फील्ड के जुताई के समय हमें क्या करना होगा, फार्म यार्ड मैन्योर जो कंपोस्ट खाद है वो यूज करना होगा। जिससे कि क्या होगी कि हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी। वो कितना यूज करना है, तो 1 हेक्टेयर में हमें 5 टन जरूरी है। अब अगर हमें फ्यूजेरियम विल्ट डिजीज को कंट्रोल करना है तो हमें सीड की ट्रीटमेंट करनी होगी।
तो सीड की ट्रीटमेंट हम किससे कर सकते हैं, पहले ही हमने पढ़ा था। कार्बेंडाजिन का यूज कर सकते हैं, थीरम का यूज कर सकते हैं, और कैप्टान का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम सीड की प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो हम इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग की, थ्रेसिंग, स्टोरेज एंड यील्ड। हार्वेस्टिंग मतलब कि हम कब इसकी कटाई कर सकते हैं, थ्रेसिंग मतलब कि हम कैसे उसको थ्रेस अलग कर सकते हैं ग्रेन्स को, स्टोरेज करने के लिए हमें क्या जरूरी होती है, और यील्ड कैसे होता है। When the crop is ready, the pod turn yellow and प्लांट ड्राई अप। जब हमारी क्रॉप्स तैयार हो जाता है तो जो पॉड होगा, जो फलियां होती है वो क्या होते हैं, येलो कलर का हो जाएगा। तब हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो क्रॉप्स है वो प्रॉपर तैयार हो गया। अगर इसमें इंसेक्ट्स नहीं लगा है तब, अगर येलो हो बिना इंसेक्ट्स और डिजीज के, तब हमारे क्रॉप्स प्रॉपर तैयार हो चुका है। इसके बाद क्या है, देन कट द प्लांट्स एंड ड्राई देम इन द सन एंड सेपरेट द सीड फ्रॉम द रोजीमेरीज। इसमें क्या बोला गया है कि हम अपने प्लांट्स को जो काट के लाएंगे, जो भी क्रॉप्स है उसको काट के लाके सूर्य सनलाइट में क्या करेंगे, उसको ड्राई करेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर देंगे उससे। उसके बाद क्या है, स्टोरेज करेंगे। स्टोरेज करने से पहले हमें क्या है, स्टोरेज दैम आफ्टर ड्राइंग दैम इन द सन। हमें क्या करना होगा कि स्टोरेज करने से पहले भी जो हमारी चना है, जो हमारे ग्राम क्रॉप्स है, उसको क्या करना होगा, ड्राई करना होगा, सुखाना होगा। जिससे क्या होगा कि उसमें कोई भी इंसेक्ट्स और डिजीज अफेक्ट ना करे। जो हमारे पोस्ट पोस्ट हार्वेस्टिंग वाली डिजीज है, जो उसके बाद लगते हैं, वो डिजीज इस पे अफेक्ट ना करे। अगर हम बात करें इल्ड की, उपज की, वो कितने उपज दे सकता है, तो 1 हेक्टेयर में जो देसी चना है, जिसे हम रेड चना कहते हैं, वो 15 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर दे सकता है। अगर हम बात करें काबुली चना की, तो काबुली चना 12 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर हम उगा सकते हैं। तो ये सारे जितने भी हमने देखा है वो किसके बारे में था, अभी जो हमने डिस्कस किया है, ये सारे डिस्कस था कल्टीवेशन ऑफ ग्राम, जिसमें हमने देखा है कि इसकी इंट्रोडक्शन देखा है हमने। इसके बाद हमने देखा है कि कैसे इसको हम सेपरेट करते हैं। फिर हमने देखा कि इसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, किस टाइप के सॉइल चाहिए, इरिगेशन, ये सारे हमने इसको पूरे टॉपिक को कंट्रोल कवर किया है। और ये हमने टॉपिक खत्म कर दिया है। थैंक यू।